आपके अपने YouTube चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार इस बार का छोटा सा एक टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है और ये कह लीजिए बहुत ही अनकॉमन है। आपने शायद इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, इसीलिए मैंने टाइटल में भी लिखा है कि एक हीरोइन, एक बॉलीवुड हीरोइन जिनकी इस वजह से डेथ हुई थी, वो थी हमारी स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल की इस डिलीवरी के समय इस पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की वजह से डेथ हुई थी, और ये बहुत कम लोगों को पता है। जब मैं छोटी थी तब की बात है, तब तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है। बड़े होकर जब मैं डॉक्टर बनी, गायनेकोलॉजिस्ट बनी, तब मुझे याद आया, तब मैंने पूछा लोगों से, तब समझ में आया कि हाँ, शायद यही कारण था जिस वजह से स्मिता जी की डेथ हुई थी। तो बेसिकली आपको ये जानना जरूरी है क्या होता है। कभी ना कभी शायद कहीं आप सुने, कोई रेयर केसेस में आप सुने तो आपको लगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, तो पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपको बता दूं कि डॉकवाइज ऐप बहुत बढ़िया चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। एवरी डे काफी पेशेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, डेली प्रिस्क्रिप्शंस जाते हैं। 2 दिन के लिए आपको ये एप्लीकेशन मिलता है। अगर आप इसको मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, मेरा पिन डाल देंगे, आप उससे मोबाइल में कनेक्ट हो जाएंगे। व्हाट्सएप की तरह रिपोर्ट्स भेजिए, प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, डबल ओपिनियन लीजिए। ओके, दूसरा तरीका मेरे से कांटेक्ट करने का है, जब मैं लाइव जाती हूँ तो आप अपने क्वेश्चंस अगर आप उसी समय सुपर चैट में डाल देंगे, पेमेंट कुछ मिनिमल सा होता है, 40 रुपीज, 100 रुपीज, वो डाल देंगे तो क्वेश्चन फ्लैश हो जाएगा, आपको आंसर उसी समय मिल जाएगा। नहीं तो मैं लाइव जब जाती हूँ तो पुराने जो आपके टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें से कुछ सेलेक्ट करके आंसर देती हूँ। तीसरा तरीका जो कि बेस्ट तरीका है, काफी पेशेंट्स आ भी रहे, आप आइए हॉस्पिटल, अपॉइंटमेंट ले लीजिए मेरी सेक्रेटरी से। अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो आपको ये रहेगा कि भाई हाँ मैडम मिल जाएंगी जब हम आएंगे तो हॉस्पिटल में, कहीं ऐसा ना हो मैं जोधपुर के बाहर हूँ, तो ये तो बेस्ट तरीका रहता है। आप आइए, चेक कराइए और दवाई लीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड वो पानी है जो बच्चेदानी के अंदर होता है, आवल से बनता है, आवल पानी बनाती है, उस पानी के अंदर आपका बच्चा तैरता है। ये चारों तरफ से सील्ड होता है, क्योंकि जो आवल है उसकी मेम्ब्रेन्स होती है चारों तरफ, जो बाद में डिलीवरी से पहले जो मेम्ब्रेन रप्चर होता है, ये मेम्ब्रेन्स पूरी तरह से बच्चे को सील करके रखती हैं। तो उस गुब्बारे के अंदर वो बच्चा होता है, उस गुब्बारे के अंदर वो पानी होता है। अब उस पानी में क्या क्या होता है? मदर के ब्लड सेल्स होते हैं, बच्चे के सेल्स होते हैं, क्योंकि बच्चा उसके अंदर ही है तो उसके स्किन के सेल्स निकलते हैं, उसके बाल निकलते हैं, थोड़ा बहुत जो भी वो एक्सक्रीट करता है, पॉटी करी या यूरिन करा, पेशाब करी, वो सब उसमें होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें मिल मिला के एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। अब इसके अंदर जो छोटी 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 जो चीजें हैं ना, सेल्स हैं, लैनुगो है, हेयर है, अगर ये किसी वजह से माँ के ब्लड सर्कुलेशन में चला जाए तो घातक हो सकता है। थोड़ा बहुत तो जाता ही है, थोड़ा बहुत तो माइक्रोस्कोपिक जाता ही है, क्योंकि पूरी तरह से सील पैक तो कैसे होगा। स्पेशली डिलीवरी के समय जब एकदम से आवल निकलती है, बच्चा निकलता है, इतना सारा प्रेशर होता है, सडनली सारी कैपिलरी, सारी ब्लड वेसल्स, नाड़ें खुल जाती है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो लीक होकर अंदर जाता ही है। तभी RH नेगेटिव RH पॉजिटिव वाली भी दिक्कत होती है। जब बच्चा RH पॉजिटिव होता है, माँ RH नेगेटिव होती है, तो डिलीवरी के समय ब्लड की मिक्सिंग होती है, इस वजह से एंटी-डी लगाते हैं 72 घंटे के अंदर। इसी तरह से ये एमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा बहुत माँ के सर्कुलेशन में चला जाता है। किसी किसी केस में ये बहुत घातक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर की जो सेल्स हैं जो मैंने बताया, ये जाके ब्लड सर्कुलेशन में जाके या तो आपके हार्ट पे एक्ट करते हैं, या आपके लंग्स को कोलैप्स कर देते हैं, यानी कि आपके फेफड़ों को, या फिर आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाके ये पूरा शट डाउन कर देते हैं सिस्टम को। शट डाउन करने का मतलब है कि आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो आपकी क्लॉटिंग करवाते हैं, जो या फिर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, आपने देखो कट लगता है तो ब्लड जल्दी से क्लॉट हो जाता है, अपने आप बहता नहीं रहता है, तो ऐसे केसेस में कभी कभी जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके ब्लड में शामिल है वो एकदम से खत्म हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, उसको बोलते हैं DIC, डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन। ओके, तो ये 2-3 मेजर कॉम्प्लिकेशन है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की। इसको एम्बोलिज्म बोलते ही इसीलिए। एम्बोलिज्म क्या होता है? जब कोई चीज आपके ब्लड सर्कुलेशन में घुस के आपके लंग्स और हार्ट पे और आपके ब्लड सर्कुलेशन में सडनली शट डाउन लिया है, सारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है, इसको बोलते हैं एम्बोलिज्म। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड है, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम डिलीवरी के टाइम का डिस्कस कर रहे हैं। बाकी बहुत तरह के एम्बोलिज्म होते हैं। फैट एम्बोलिज्म होता है, जैसे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हड्डी के डॉक्टर हैं, जब आपकी हड्डियां टूटती हैं या स्पेशली जो आपकी थाई बोन है, फीमर टूटती है, तो उसमें फैट बहुत होता है, तो वहां से फैट एम्बोलिज्म बड़ा कॉमन है, इसीलिए डॉक्टर्स बहुत ध्यान रखते हैं, फटाफट सर्जरी करते हैं और पूरे टाइम DVT पंप्स वगैरह लगा के रखते हैं। तो बेसिकली एम्बोलिज्म मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाए, हार्ट पे, लंग्स पे और ब्लड सर्कुलेशन पे इफेक्ट करे, और बहुत गंदा वाला इफेक्ट करे। ओके, तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर है, बहुत कम देखने को मिला है। बट सबसे बड़ी बात है कि रेयर जरूर है, बहुत कम होता है, लेकिन होता है तो बहुत घातक होता है। रेयरली कोई लेडी बच पाती है, मतलब किसी को एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो गया और वो बिल्कुल स्वस्थ निकले, ऐसा देखा ही नहीं गया कभी।
या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर परमानेंटली उसका ब्रेन या उसका हार्ट डैमेज हो जाता है। बहुत ही घातक कंडीशन है ये। अब ये होती क्यों है? मैंने बताया माइक्रोस्कोपिक तो सब में होता है, किसी किसी केस में ज्यादा चला जाता है। क्यों चला जाता है भगवान जाने। किसी किसी केस में शायद सडनली उसके हार्ट में वो चीज घुसकर वहां पर इफेक्ट कर देती है, वहां पर उसको ब्लॉक कर देती है। तो अब ये ज्यादातर उन केसेस में ज्यादा होता है जिनमें सडनली यूट्रस पे, बच्चेदानी पे प्रेशर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप गिर गए, प्रेगनेंसी के समय पेट के बल गिर गए, या फिर ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ब्लड प्रेशर हाई होने से एकदम सडनली प्लासेंटा बाहर आ गया, प्लासेंटा निकल जाता है ना जगह से, उसको प्लासेंटल एब्रप्शन बोलते हैं। इस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो एकदम सडनली प्रेशर बढ़ा अंदर तो नाड़े खुल गई, कैपिलरीज खुल गई। जनरली डिलीवरी के समय होता है, डिलीवरी के समय तो होता ही है, चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, या फिर कोई ट्रॉमा, पेट पे चोट लगी, जैसे मतलब गिर गई, या फिर किसी दाई ने बहुत कस कस के दबा दिया। डिलीवरी के समय नॉर्मली हल्का सा हम दबाते हैं बच्चे को पुश करने के लिए नीचे, बट ज्यादा कस के दबा दिया तो एनी काइंड ऑफ प्रेशर ऑन द यूट्रस कैन कॉज दिस। ठीक है, किसी भी तरह का प्रेशर अगर आपके यूट्रस पे पड़ा तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है, और ज्यादातर 35 साल के बाद होता है, बट कभी भी हो सकता है। मेरी 25 साल की एक पेशेंट को हुआ था और उसका पहला बच्चा था। बहुत बुरा लगा था मुझे, बट वही है कि कुछ चीजें हेल्पलेस होती है, वी आर हेल्पलेस। अब इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है? डायग्नोसिस तो डॉक्टर्स को देखते ही समझ में आ जाता है, क्योंकि जब पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं, एकदम हेल्दी पेशेंट है, सडनली डिलीवरी के समय अगर वो कोलैप्स कर गई, उसका हार्ट बंद हो गया, उसके सांस आनी बंद हो गई, क्या होगा पेशेंट को? एकदम सांस आनी बंद हो जाएगी, वो एकदम ब्लू हो जाएगी, उसका हार्ट रेट एकदम गिरने लगेगा या जीरो हो जाएगा, उसकी लंग्स काम करनी बंद कर देंगी, एकदम सडनली उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसको उल्टी जैसा लगने लगेगा, और सडनली उसके सारे रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाएंगे, उसके हाथ पैर चलने बंद। सडनली डॉक्टर्स को फटाफट उसको ऑक्सीजन देना, उसका ब्लड टेस्ट करना, उसको कैथेटर डालना जिससे उसकी यूरिन किडनी मॉनिटर कर सके, अगर नहीं वो सांस ले पा रही तो वेंटिलेटर पे डालना, फटाफट फटाफट सब ये करना पड़ता है। ब्लड चढ़ाना पड़ता है, व्हाइट ब्लड सेल्स चढ़ाने पड़ते हैं। अगर आपको अगर उस पेशेंट को डीआईसी हो गया, यानी कि उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स खत्म हो गए, तो हाथों हाथ मतलब 5, 6, 10 लोग उस समय सब भाग रहे होते हैं इधर से उधर। कोई ऑक्सीजन, कोई ब्लड टेस्ट कर रहा है, कोई कैथेटर डाल रहा है, कोई सीपीआर कर रहा है, मतलब हार्ट को जो सीपीआर करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन, तो उसको लाने के लिए। तो बेसिकली इतनी डेडली कंडीशन है कि अगर फटाफट एक्शन लिया जाए तो ही शायद हम किसी पेशेंट को रिवाइव कर पाए। और रिवाइवल के बाद भी कहीं ना कहीं वो डैमेज, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्लॉट जम जाता है, या तो ब्रेन में, तो परमानेंटली पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है, उसकी हियरिंग कैपेसिटी, एनीथिंग कैन हैपन। ब्रेन में अगर मेमोरी लॉस हो सकती है, उसके हार्ट पे परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो इट इज अ वेरी वेरी लीगल कंडीशन, वेरी डेंजरस कंडीशन। अब इससे बचने के लिए क्या करें? वेल, प्रेशर अवॉइड करें। बाकी तो डॉक्टर्स को पता होता है, हम नर्सेज, जो ट्रेन नर्सेज, उनको पता है कि ज्यादा पेट नहीं दबाना होता है, ज्यादा पेट दबाने से भी प्रॉब्लम होती है। बाकी पेशेंट के ऊपर ये होता है कि भाई आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, ट्रॉमा अवॉइड करें, कहीं डायरेक्टली पेट पे ट्रॉमा ना पड़ जाए। कभी कभी पानी ज्यादा होने की वजह से पेट में, या मल्टीपल जेस्टेशन है, ये ट्विंस या ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी में ये ज्यादा कॉमन है। जितना प्रेशर होगा यूट्रस पे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बट ये नहीं कि हर उस लेडी को टेंशन हो जाए कि भाई मेरे तो पेट में पानी ज्यादा है, मुझे तो नहीं ऐसा हो जाएगा। डेफिनेटली रिस्क है, बहुत रेयर होता है, बट बहुत ही लीगल होता है। और जैसे कि मैंने बताया, बचना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे जो डिलीवरी के समय माँ को ऐसा कुछ हो जाए तो बच्चे को फटाफट निकाल देना चाहिए। ऐसे बच्चे बच जाते हैं, 70% बच्चे बच जाते हैं अगर मदर सडनली कोलैप्स हुए, हाथों हाथ ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल दिया गया। अगर बच्चा पेट में ही था, उस समय माँ को एम्बोलिज्म हो गया, तो सडनली शट डाउन होता है, तो बच्चे की भी ब्लड सप्लाई फट से कट ऑफ हो जाती है। ऐसे बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन है कि मेरा मन था आपको बताने का, इससे मैंने इस पे बनाया। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी थी इस टॉपिक पे बनाने के लिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप गूगल कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। 8.5 लाख हम बहुत जल्दी होने वाले हैं। 10 मिलियन की फैमिली हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। सॉरी, 1 मिलियन की फैमिली, यानी कि 10 लाख होते हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।